रायपुर में डीजीपी आईजी सम्मेलन का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री होंगे शामिल। पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में नक्सल उन्मूलन और आंतरिक सुरक्षा पर मंथन। मुख्यमंत्री से मिले जैक अध्यक्ष। सरकार आपके द्वार के तहत चला सेवा का अधिकार सप्ताह संपन्न। करीब 12.5 लाख में से 5.5 लाख आवेदन निष्पादित। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने खनिज संपदा की रक्षा को बताया सामूहिक जिम्मेदारी। हेमंत सरकार पार्ट 2 पर पार्टी द्वारा आज जारी किया जाएगा आरोप पत्र। और भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच रांची में पहला वनडे कल। दोनों टीमें आज भी करेंगी अभ्यास। टीमें बेहतर प्रदर्शन को लेकर आशान्वित। प्रशंसकों में उत्साह। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 3 दिवसीय डीजीपी आईजी सम्मेलन चल रहा है, जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। का विषय विकसित भारत सुरक्षा आयाम है। सम्मेलन में वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद निरोध, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था में फॉरेंसिक विज्ञान एवं एआई के उपयोग जैसे प्रमुख सुरक्षा मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। प्रधानमंत्री विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य अब तक प्रमुख पुलिस चुनौतियों से निपटने में हुई प्रगति की समीक्षा करना और विकसित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए एक दूरदर्शी रोडमैप की रूपरेखा तैयार करना है। ये सम्मेलन देश भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा प्रशासकों को राष्ट्रीय सुरक्षा के विविध मुद्दों पर खुले और सार्थक विचार विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण संवादात्मक मंच प्रदान करता है। ये पुलिस बलों के सामने आने वाली परिचालन, अवसंरचनात्मक और कल्याण संबंधी चुनौतियों पर चर्चा के साथ साथ अपराध से निपटने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और आंतरिक सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए पेशेवर प्रथाओं के निर्माण और साझाकरण को भी सुगम बनाता है। इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख भाग लेंगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कल से इस सम्मेलन की शुरुआत हुई। इस दौरान नक्सल उन्मूलन और आंतरिक सुरक्षा के साथ ही वर्ष 2047 के लिहाज से पुलिस की रणनीति बनाने के लिए मंथन हुआ। श्री शाह ने नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प दोहराया। उन्होंने बताया कि देश में वर्ष 2014 में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 थी, जो अब घटकर मात्र 11 रह गई है। सम्मेलन में एआई में पुलिस की चुनौतियों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हांसदा ने कल शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हुई इस भेंट के दौरान डॉक्टर हांसदा ने सीएम को जैक की गतिविधियों से अवगत कराया। साथ ही समसामयिक विषयों पर बातचीत भी हुई। राज्य में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पिछले 21 नवंबर से चल रहा सेवा का अधिकार सप्ताह का पहला चरण कल संपन्न हो गया। सप्ताह भर चले इस विशेष कार्यक्रम के दौरान शिविरों के माध्यम से लगभग 12.5 लाख आवेदन आए हैं, जिनमें से करीब 5.5 लाख आवेदनों को निष्पादित कर दिया गया। लगभग 7 लाख आवेदन लंबित हैं, जिन्हें आने वाले समय में निष्पादित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सेवा का अधिकार सप्ताह के आयोजन को सार्थक बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य के समग्र विकास और जन समस्याओं के समाधान को लेकर अबुआ सरकार दृढ़ संकल्पित है। हेमंत सोरेन सरकार पर भाजपा लगातार हमलावर है। पार्टी द्वारा आज हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 को लेकर रांची में आरोप पत्र जारी किया जाएगा। इधर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में कोयले की लूट और खनिज संपदा को बचाने के लिए आम लोगों से सहयोग का आग्रह किया है।
उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आम लोग कोयला माफिया या भ्रष्टाचारी की जानकारी उनसे बेझिझक साझा कर सकते हैं। ऐसे लोगों की पहचान गुप्त रखी जाएगी और पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को और तेजी से आगे बढ़ाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि राज्य सरकार आजीविका वृद्धि के लिए प्रयत्नशील है। सरकार ऐसे मॉडल को बढ़ावा दे रही है जो आजीविका में स्थायित्व प्रदान करे और लोगों के आय में वृद्धि हो। रांची में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने विकास और जन कल्याण के कार्यों को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता दोहराई। सुरक्षा बलों के प्रहार से राज्य में नक्सली बैकफुट पर हैं। ये राष्ट्र विरोधी तत्व अब पूरी तरह से हताश हो चुके हैं। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा में इनकी कायरता दिखी है। क्षेत्र के लेबरागढ़ा जंगल में कल एक आईईडी विस्फोट हो गया, जिसमें एक युवती की मौत हो गई जबकि 2 महिलाएं घायल हो गईं। दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ये महिलाएं जंगल में पत्ता तोड़ने गई थी। वापसी के दौरान वे आईईडी विस्फोट की चपेट में आ गई। इलाके में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान अनवरत जारी है। पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने जमशेदपुर के भुइयाडीह बस्ती में अतिक्रमण हटाओ अभियान से प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्रियों का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। এইদিকে একটু দেখো তো। গুপ্তা सोसाइटी की तरफ से कर रहा है। बस तो ये तो जिला प्रशासन इसमें दोषी है और हेमंत सोरेन दोषी हो। ये इतने बड़े ठंड में इतना कितना बड़ा जरूरत था जो आप अभी तक तो पुल बना नहीं, फ्लाईओवर बना नहीं, उसके साथ साथ में चौड़ीकरण के लिए भुइयां समाज के लोग त्रिपक्षीय वार्ता करने के लिए तैयार है। सरकार बैठे तो। झारखंड हाईकोर्ट में कल कई अहम मामलों की सुनवाई हुई। सूर्य हांसदा प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर भी सुनवाई हुई। अदालत ने सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई है और 1 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत में खुले में मांस मछली बेचने के खिलाफ दाखिल याचिका पर भी सुनवाई हुई। अदालत ने सरकार से पशु वधशाला नियमावली के संबंध में जवाब तलब किया। मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। अदालतों की सुरक्षा को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर दायर मामलों की भी सुनवाई हुई, जिस दौरान सरकार ने समय मांगा। ऑडिट सप्ताह का कल समापन हो गया। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब देश अस्त्र शस्त्र का निर्यातक बन गया है। श्री सेठ ने आत्मनिर्भर भारत अभियान में सभी से सहयोग की अपील की। इस दौरान प्रधान महालेखाकार चंद्रमौली सिंह भी मौजूद रहे। क्या ये 2047 विकसित भारत का जो संकल्प है, जब हम आजादी के 100 साल मनाएंगे, वो भारत कैसा होगा? वो भारत दमदार होगा, वो भारत दुनिया को नेतृत्व करने वाला होगा। हम अपनी आने वाली जनरेशन को, आने वाले फ्यूचर को हम एक ताकतवर भारत देंगे। लेकिन ताकतवर भारत के लिए जरूरी है कि हम लोग को काम का तरीका, काम के घंटे और डेडिकेशन बढ़ाना होगा। 1866 में इसी दिन जो है 16 नवंबर को प्रथम सीएजी ने भारत में अपना पदभार संभाला था। तभी से उसको ऑडिट दिवस के रूप में मनाया जाता है और फिर उसके बाद हम लोग उसका 1 सप्ताह यहाँ मनाते हैं। पहले ऑडिट दिवस दिल्ली में मनाया गया था।
इसमें मुख्य कार्यक्रम हमारा माननीय रक्षा राज्य मंत्री द्वारा हम लोगों को संबोधित करेंगे, और बाकी उसके अलावा हम लोग जो कार्यक्रम हम लोगों ने किया है और जो भी हम अकाउंटेबिलिटी इन्फोर्स करने के लिए करते हैं उसकी चर्चा हम करेंगे यहाँ पे। भारतीय अर्थव्यवस्था रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। देश की जीडीपी 8.2% रही है। बीते महीने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास रफ्तार पर कई प्रकार से सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन सारे कयासों को पीछे छोड़ते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था ने 8.2% की रफ्तार से ग्रोथ दर्ज की है। मौजूदा अर्थव्यवस्था की दूसरी तिमाही में 8.2% जीडीपी रही है, जो पिछली 6 तिमाहियों में सबसे ज्यादा है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से दौड़ती हमारी इकोनॉमी पर पीएम मोदी ने खुशी जताई है, तो देश हित में सुधारों को जारी रखने की बात भी कही है। दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी एजेंसियों ने भारत की विकास रफ्तार पर भरोसा जताया है और कहा है कि आगे भी भारत की तेजी बनी रहेगी। रांची के ओरमांझी प्रखंड की अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी दिव्यानी लिंडा ने रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री को आर्थिक समस्याओं और परेशानियों से अवगत कराया। श्री सेठ ने तत्काल फोन कर सदर अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारियों को दिव्यानी के भाई का इलाज शुरू करने को कहा। साथ ही कहा कि वे खुद इलाज का पूरा खर्च वहन करेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के बाद वे दिव्यानी के घर भी जाएंगी। सनातन संस्था के रजत महोत्सव के उपलक्ष्य में सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम 13 और 14 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया कि 2 दिवसीय महोत्सव में सनातन संस्कृति संवाद, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन, राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और नक्सलवाद उन्मूलन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। मौके पर विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत रायपत भी मौजूद थे। महापुरुष के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और सनातनी धर्म की जो सैकड़ों साल से जो दिलो दिमाग पर हृदय में छुपा हुआ था, उसको प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास, उद्घाटन और ध्वजारोहण कर एक सनातनी धर्म की सबसे बड़ी जो इच्छा थी, लाखों लोग जिसके लिए शहीद हो गए, वो पूरा हुआ। आज के समय मुझे सनातनी समाज को जागृत करने की आवश्यकता है। समाज जागृत भी हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा राम मंदिर बनाने की प्रतिज्ञा दी गई, राम मंदिर बनाया गया। ये खपी है। राम मंदिर बनाने के बाद 2 दिन पहले ध्वजारोहण भी हुआ। पूरे सनातनी समाज को मजबूती से एकता अभियान के लिए सरकार द्वारा अलग अलग पहल की जा रही है। जमशेदपुर में पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को दबोच लिया, जिसके पास से पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया है। नगर पुलिस अधीक्षक कुमार शिवाशीष ने बताया कि पुलिस को हथियार खरीद फरोख्त की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद बिष्टुपुर थाना क्षेत्र से युवक को पकड़ा गया। कि साउथ पार्क चिन्मया स्कूल के पास एक संदिग्ध व्यक्ति है जिसके पास हथियार होने की आशंका है। तो इसका सत्यापन करने के लिए और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए हमने एक टीम बनाई, जिसको लीड कर रहे थे डीएसपी सीसीआर मनोज ठाकुर, और उसमें अहम भूमिका थी बिष्टुपुर थाना प्रभारी आलोक कुमार दुबे की। इसमें जब वहाँ पे हम लोग पहुँचे और हमने जब रेड किया तो एक युवक मिला जो थोड़ा संदिग्ध हालत में था। उसका नाम आदित्य झा उर्फ सन्नी है, बागबेड़ा का रहने वाला है, और उसके कमर में हमें खोसा हुआ एक देसी पिस्तौल मिला और 3 गोलियाँ मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर होगा। प्रधानमंत्री का मासिक कार्यक्रम कई जन आंदोलनों का वाहक रहा है। महीने का आखिरी रविवार
जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। कोडरमा में उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में पेंशन अदालत आयोजित हुई, जहां विभिन्न विभागों के लंबित पेंशन मामलों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी कार्यालयों को 1 सप्ताह में निस्तारण का निर्देश दिया और आने वाले 6 माह में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों की अद्यतन सूची उपलब्ध कराने को कहा। लोहरदगा में महीनों से भटक रही विक्षिप्त महिला को पीएलवी इजहार अहमद महिला थाना और डालसा के सहयोग से सखी वन स्टॉप सेंटर लाकर उपचार कराया गया। आवश्यक अनुशंसा के बाद 28 नवंबर को पुलिस सुरक्षा में उसे रांची रिनपास भेजा गया। डालसा सचिव ने टीम की सराहना की। सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत पश्चिमी सिंहभूम के 15 प्रखंडों के 28 पंचायतों में शिविर आयोजित हुए, जहां ग्रामीणों को झारखंड सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत आवश्यक सेवाएं प्रदान की गई और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की विस्तृत जानकारी देकर उन्हें लाभान्वित किया गया। डीसी अजयनाथ झा ने टाउन हॉल का निरीक्षण कर शनिवार को प्रस्तावित डीएमएफटी न्यास परिषद बैठक की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने साफ सफाई, सुरक्षा, तकनीकी व्यवस्था और अन्य सुविधाओं को तय मानकों के अनुसार दुरुस्त रखने के निर्देश दिए ताकि बैठक सुचारू रूप से संपन्न हो सके। धनबाद समाहरणालय में प्रभारी जन शिकायत पदाधिकारी नियाज अहमद ने विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। जमीन मापी, अवैध कब्जा, जलापूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विवाद से जुड़े आवेदनों पर संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। सिमडेगा में अधिकारियों ने मास्टर सोबरन मांझी पुस्तकालय का निरीक्षण कर छात्रों से बातचीत की और रजिस्टर व अभिलेखों की जांच की। पुस्तक उपलब्धता, साफ सफाई और अध्ययन वातावरण को बेहतर करने के निर्देश दिए। अधिक लोगों को जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान चलाने को कहा गया। सेवा का अधिकार सप्ताह के अंतर्गत कटकमसांडी प्रखंड के कंचरपुन पंचायत में आयोजित शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल के माध्यम से आमजनों को आयोजनों की जानकारी दी जा रही है। शिविर में प्रमाण पत्र, पोशाक, पेंशन स्वीकृति और परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जा रहा है। और अब बात करेंगे क्रिकेट की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल रांची में पहला 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। इसे लेकर जेएससीए में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 3 साल बाद दोनों टीमें जेएससीए में आमने सामने होंगी। यहां पिछला मैच भारत के नाम रहा था। इधर कल होने वाले मुकाबले के लिए दोनों टीमें आज भी अभ्यास में पसीना बहाएंगी। भारत ने कल चेन्नई में पुरुष FIH हॉकी जूनियर विश्व कप के अपने पहले मैच में चिली को 7-0 से हरा दिया। मौजूदा चैंपियन जर्मनी, अर्जेंटीना और बेल्जियम ने भी अपने अपने पहले मैच जीत लिए हैं। FIH जूनियर विश्व कप में भारत ने जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया। रोशन खुजूर और दिलराज सिंह के 2-2 गोल की मदद से भारत ने चिली को 7-0 से हराकर FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। पहले क्वार्टर में कई गोल नहीं होने के बाद रोशन ने 16वें और 21वें मिनट में 2 गोल करके भारत को 2-0 की बढ़त दिलाई। भारत के लिए अजीत यादव, अनमोल एक्वा और कप्तान रोहित ने भी गोल किए। अंडर 21 वर्ग में दूसरे नंबर पर काबिज भारतीय टीम आज अपने दूसरे पूल बी मैच में ओमान से भिड़ेगी। रांची के टाटेसलवे में कल क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य समापन हुआ। प्रतियोगिता में जैपटेन ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता। इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता में 1133 प्रतिभागियों और 63 तकनीक पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया।
समापन समारोह के दौरान पुलिस महानिरीक्षक प्रभात कुमार ने विजेताओं को ट्रॉफी तथा पदक प्रदान कर सम्मानित किया। जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हाफ मैराथन से पहले एक्सपो का आयोजन किया गया। इस दौरान पद्मश्री पूर्णिमा महतो, ओलंपियन अंकिता भगत समेत कई खिलाड़ी मौजूद थे। हाफ मैराथन से पहले जमशेदपुर के लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक्सपो का आयोजन किया गया। इस मौके पर पद्मश्री पूर्णिमा महतो ने बताया कि 10 वर्ष से हो रहे इस मैराथन के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमारे जो जमशेदपुर के वासी हैं उनको जागरूक करने के लिए कि आप इस हाफ मैराथन में पार्ट लीजिए। ये 10 ईयर, देखिए हमेशा हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में बहुत अच्छा मैराथन होता था, तो हमारे शहर में भी हो रहा है। ये कंटिन्यू 10 ईयर से चल रहा है और इस बार काफ़ी पब्लिसिटी हुआ और काफ़ी लोग भी आ रहे हैं। मौके पर एशियाई खेल में गोल्ड मेडलिस्ट तीरंदाज अंकिता भगत ने कहा कि एशियाई गेम्स में उनका फिर गोल्ड मेडल का लक्ष्य है। मौके पर उन्होंने युवाओं के साथ सफलता के राज भी शेयर किए। मैं बहुत साल से इंडियन टीम में हूँ और मैं हमेशा टीम में ही मेडल जीती हूँ, इंडिविजुअल में नहीं जीत पाई। तो मैं इस बार सोच के गई थी कि कुछ करना है अब इंडिविजुअली, और मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मैं जब भी पोडियम में चढ़ूँ सिर्फ नेशनल एंथम मेरे लिए बजे, मतलब ऑब्वियसली टीम के लिए भी बजे पर एक बार मेरे लिए भी बजे, तो वो भी मैं कर पाई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी एशियन गेम्स है, मेरा एम है अभी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जाऊँ। टाटा स्टील के खेल विभाग के प्रमुख मुकुल विनायक चौधरी ने एक्सपो के आयोजन का मकसद बताया। उन्होंने कहा कि इस बार मैराथन को लेकर यहाँ के लोगों में खासा उत्साह है। ये एक्सपो हम इसलिए लगाते हैं ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आके सारे लोग जो रन में रजिस्टर करते हैं वो अपना बिप कलेक्ट करते हैं, लेकिन उसी बहाने हम चाहते हैं कि वो बाकी सारे जो हमारे फिटनेस और स्पोर्ट्स रिलेटेड आइटम है वो लोग भी सामने आकर जो ये, बिकॉज ज़्यादातर जो रन में पार्टिसिपेट करते हैं काफ़ी फिटनेस कॉन्शियस रहते हैं, तो थोड़ा सा माहौल अच्छा बन जाए उस हिसाब से हम उनको भी इन्वाइट करके बताते हैं। तो ये एक्सपो थोड़ा सा अच्छा माहौल क्रिएट करने के हिसाब से। मैराथन में शामिल होने के लिए करीब 4000 लोगों ने निबंधन कराया है। कल सवेरे 5:30 बजे फिट रहने के लिए जमशेदपुर वासी दौड़ेंगे। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। बात करेंगे मौसम की। राज्य में सर्दी का सितम जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। राज्य में सर्दी का सितम जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। इस दौरान खुट्टी में न्यूनतम तापमान 9.3 और लोहरदगा में 9.9 डिग्री सेल्सियस रहा। हालांकि राज्य के बाकी जिलों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 4 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है। केंद्र के पूर्व अनुमान के अनुसार 2 दिसंबर तक सुबह के समय कुहासे का असर रहेगा और आकाश में हल्के बादल भी छाए रहेंगे। वहीं 3 और 4 दिसंबर को आसमान साफ रहेगा। सहयोगी सौरभ के साथ मैं सूरज कुमार, DD न्यूज झारखंड। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन है खास। 29 नवंबर साल 2008 को मुंबई में हुए 26/11 के आतंकी हमले का ऑपरेशन समाप्त हुआ। 26 नवंबर से लगातार 60 घंटे तक चले इस हमले में 170 से ज्यादा लोग मारे गए और करीब 300 लोग घायल हुए, जिनमें कई विदेशी नागरिक और सुरक्षा कर्मी थे। पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते आए 10 आतंकवादियों द्वारा मुंबई पर कायराना हमला किया गया। आतंकवादियों ने अपने AK-47 राइफल से जगह जगह अंधाधुंध गोलीबारी और हथगोलों के साथ मुंबई के ताज होटल, ओबरॉय होटल, लियोपोल्ड कैफे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और नरीमन हाउस को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन में NSG के कमांडो और अन्य सुरक्षा बलों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 10 हमलावरों में से 9 को मार गिराया। आतंकी अजमल कसाब को गिरफ्तार किया गया। आतंकी अजमल कसाब पर चले मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे दोषी करार देते हुए 2012 में उसे फांसी दी गई। 29 नवंबर साल 1869 को अमृतलाल विठलदास ठक्कर का जन्म गुजरात के भावनगर में हुआ। उन्हें ठक्कर बापा के नाम से भी जाना जाता है। ठक्कर बापा भारत के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने गुजरात में जनजाति लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया।
वे भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी रहे। साल 1922 में उन्होंने भील सेवा मंडल की स्थापना की। साल 1932 में वे महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के महासचिव बनाए गए। उनके ही प्रयास से अक्टूबर 1948 में भारतीय आदिम जाति सेवक संघ की स्थापना की गई। और खबरों के अंत में एक नजर डालते हैं मुख्य समाचार पर। रायपुर में डीजीपी आईजी सम्मेलन का आज दूसरा दिन, प्रधानमंत्री होंगे शामिल। पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में नक्सल उन्मूलन और आंतरिक सुरक्षा पर मंथन। मुख्यमंत्री से मिले जैक अध्यक्ष। सरकार आपके द्वार के तहत चला सेवा का अधिकार सप्ताह संपन्न। करीब 12.5 लाख में से 5.5 लाख आवेदन निष्पादित। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने खनिज संपदा की रक्षा को बताया सामूहिक जिम्मेदारी। हेमंत सरकार पार्ट 2 पर पार्टी द्वारा आज जारी किया जाएगा आरोप पत्र। और भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच रांची में पहला वनडे कल। दोनों टीमें आज भी करेंगी अभ्यास। टीमें बेहतर प्रदर्शन को लेकर आशान्वित, प्रशंसकों में उत्साह।